हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेट करने वाले हैं और आज के इस एमसीक्यू सेट का टॉपिक रहेगा रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, rent is a payment for the use of the original and indestructible powers of the soil. This implies that rent is a देखिए, रिकॉर्डियो क्या कहता था कि रेंट जो होता है वो पेमेंट होती है। पेमेंट होता है किसके यूज़ के लिए? जो ओरिजिनल और इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल है, मतलब कि जो ओरिजिनल है और जो जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, वो पावर ऑफ सॉइल। तो इसका क्या मतलब होता है कि रेंट क्या होता है? देखिए, रेंट क्या अर्नड इंक्रीमेंट होता है, अर्नड इनकम होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है या इलास्टिक सप्लाई प्राइस होता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो जो रेंट होता है वो अर्नड इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, रिकॉर्डियो क्या कहता था कि जो रेंट होता है वो क्यों होता है राइज? वो राइज इसलिए होता है क्योंकि जो लैंड है उसका नेचुरल और जो फर्टाइल नेचर है उसकी वजह से जो है रेंट जो है वो राइज होता है। और जो लैंड ओनर्स हैं उन्होंने इनको जो है नेचुरल पावर को क्रिएट नहीं किया है, इसीलिए रेंट को कंसीडर किया जाता है एज अनअर्न्ड सरप्लस। ठीक है ना? मतलब कि ये एक अनअर्न्ड सरप्लस है, ना कि ये एक रिवॉर्ड है ह्यूमन एफर्ट के लिए। ठीक है ना? तो वो ये कहता था ये ह्यूमन एफर्ट्स के लिए रिवॉर्ड नहीं है, ये अनअर्न्ड सरप्लस है। तो डेविड रिकार्डियो ये कहता था। ठीक है ना? तो दोस्तों, अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट द मार्जिनल लैंड और नो लैंड लैंड इज डिफाइंड एज द लैंड वेयर। देखिए, रिकार्डियन थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्जिनल लैंड क्या होती है या नो रेंट लैंड क्या होती है? देखिए, सिंपली वो वैसी लैंड होती है जो कि कम फर्टाइल है। ठीक है ना? या फिर आप कह सकते हैं लीस्ट फर्टाइल है, कि मार्जिनल लैंड एक ऐसी लैंड है जो कि लीस्ट फर्टाइल है और जिसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है ना? और उसमें आपको कोई भी सरप्लस नहीं मिलेगा। ठीक है ना? जो मार्केट वैल्यू होगी आउटपुट की जो कि हमें मार्जिनल लैंड से मिलेगी, वो एग्जैक्टली सिर्फ उतनी होगी कि जो वेज होगी लेबर की वो ही पूरा होगा। ठीक है ना? और जो है प्रॉफिट जो है कैपिटल के ऊपर, वो जो है थोड़ा सा, जो मतलब आपको कह सकते हो कि वो थोड़ा या ना के बराबर मिलेगा, सिर्फ आपको जो लेबर की वेज है वही कवर होगी। तो मार्जिनल लैंड वो लैंड होती है। तो उस हिसाब से हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? टोटल रिटर्न्स जस्ट इक्वल द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज्ड इन इट्स कल्टीवेशन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली आपको ये याद भी रखना है कि जो मार्जिनल लैंड है या फिर नो लैंड लैंड है वो लीस्ट फर्टाइल लैंड होती है। ठीक है? उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, Ricardo's law of comparative advantage states that international trade is mutually beneficial if countries specialize in producing goods where they have a lower। तो सिंपल सी बात है कि रिकार्डियो लॉ ऑफ जो कंपैरेटिव एडवांटेज है वो क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है दोनों कंट्रीज़ के लिए, अगर जो कंट्रीज़ हैं वो सप्लाइज कर लें वैसे गुड्स को प्रोड्यूस करने में जिनका उनका क्या कम हो, एब्सोल्यूट कॉस्ट कम हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, नॉमिनल वेज रेट कम हो या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो। तो सिंपली वो क्या कहता था कि जहाँ पर उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो। समझ आई आपको?
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल डज डेविड रिकार्डियो अज्यूम टू एग्जिस्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवर टाइम। देखिए कौन सा टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल्स जो है डेविड रिकार्डियो अज्यूम करता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ओवर टाइम जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो कौन सा रिटर्न टू स्केल होता है? तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है ना। तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए डेविड रिकार्डो क्या कहता है, वो ये एज्यूम करता है कि पॉपुलेशन ग्रो होगी, सोसाइटी जो होगी वो फोर्स्ड होगी कि वो कल्टीवेट करें लेस फर्टाइल या फिर जो दूर दराज के लैंड है उनको भी। इसका क्या मतलब होगा कि जो सक्सेसिव डोजेस हैं लेबर की या कैपिटल की, वो स्मॉलर इंक्रीमेंट के लिए भी काम करेंगी, ठीक है ना, कि मतलब उसमें से थोड़ा सा आउटपुट निकल रहा है लेकिन उसके लिए भी उनको काम करना पड़ेगा। तो इसका सिंपली ये मतलब होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी, इफ द प्राइस ऑफ कॉर्न इंक्रीजेज व्हाट हैपन्स टू द इकोनॉमिक रेंट ऑफ सुपीरियर लैंड। देखिए डेविड रिकॉर्डिंग की थ्योरी के हिसाब से अगर जो कॉर्न मक्की का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा तो जो इकोनॉमिक रेंट है सुपीरियर लैंड का वो क्या होगा? तो सिंपली बात है वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगा। अगर कॉर्न का जो है प्राइस हाई हो चुका है तो जो सुपीरियर लैंड का इकोनॉमिक रेंट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हमारा, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, रिकार्डियोस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एज्यूम्स दैट लेबर इज। देखिए जो रिकार्डियो की क्लासिकल थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो क्या अज्यूम करती है लेबर के बारे में? तो वो सिंपली कहती है कि जो लेबर है वो परफेक्टली मोबाइल है विद इन अ नेशन बट कम्प्लीटली इमोबाइल बिटवीन नेशंस। मतलब कि वो नेशन के एक कंट्री के भीतर अंदर वो परफेक्टली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह मज़े से जा सकता है, लेकिन वो इंटरनेशनली या बिटवीन नेशंस में नहीं जा सकता, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा सी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा आएगा सी, ओके। In a Ricardian framework, why does scarcity rent arise? देखिए रिकार्डियन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो स्कैर्सिटी रेंट है वो क्यों अराइज होता है? वो इसलिए अराइज होता है कि जो लैंड है वो होमोजेनियस है लेकिन लिमिटेड है टोटल में, टोटल सप्लाई में रिलेटिव टू डिमांड, ठीक है। मतलब डेविड रिकार्डियो ये अज्यूम करता है कि जो लैंड है वो होमोजेनियस है लेकिन लिमिटेड है टोटल सप्लाई में जितनी की उसकी डिमांड है। देखिए डेविड रिकार्डियो की जो थ्योरी है ना, इसी वजह से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि लैंड जो है वो होमोजेनियस तो नहीं होती है, कोई लैंड फर्टाइल है कोई कम फर्टाइल है वगैरह वगैरह। लेकिन डेविड रिकार्डियो क्या कहता है, वो सिंपली कहता है कि स्कैर्सिटी रेंट इसलिए राइज होता है क्योंकि लैंड तो होमोजेनियस है लेकिन वो लिमिटेड है टोटल सप्लाई में जितनी की उसकी डिमांड है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंसीडर्ड अ रिकार्डियन ट्रेड मॉडल, ठीक है ना। आप एक कंसीडर करो रिकार्डियन ट्रेड मॉडल और उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। कंट्री ए रिक्वायर्स 10 हावर्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाइन। एक कंट्री है जिसको 10 घंटे लगते हैं, ठीक है ना, जिसको 10 आवर लगते हैं लेबर के कि वो प्रोड्यूस कर सके 1 यूनिट ऑफ वाइन, और 20 घंटे लगते हैं कि वो 1 यूनिट ऑफ क्लोथ को जो है प्रोड्यूस कर सके। वहीं कंट्री बी है जिसको 15 घंटे लगते हैं वाइन के लिए और 15 ही घंटे लगते हैं क्लॉथ के लिए, ठीक है ना। अब
कौन सी स्टेटमेंट सही है? कंट्री ए हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन क्लॉथ, की जो कंट्री ए है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लॉथ मेकिंग में। भाई कैसे? उसको 20 घंटे लग रहे हैं 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में और बी को जो है 15 लग रहे हैं, तो ए को कैसे है? तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। अब बी स्टेटमेंट है कंट्री बी हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन वाइन, जो कंट्री बी है उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है वाइन में। कैसे? वाइन में तो ए को लग रहे हैं 10 घंटे लेकिन बी को तो 15 घंटे लग रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं है, इसमें इसको एडवांटेज नहीं है। अब स्टेटमेंट सी क्या कह रही है कि कंट्री ए हैज़ अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन, जो कंट्री ए है उसको एडवांटेज है वाइन में। बिल्कुल देखिए कंट्री जो है उसको 10 घंटे लग रहे हैं वाइन, मतलब 10 घंटे लग रहे हैं लेबर के एक यूनिट ऑफ प्रोड्यूस वाइन करने के लिए, और वहीं कंट्री बी को 15 आवर लग रहे हैं, तो इस हिसाब से कंट्री ए के पास जो है एडवांटेज है। तो राइट आंसर हमारा आएगा सी। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा आएगा सी। यार ये सही क्यों नहीं लिखा जा रहा? तो राइट आंसर हमारा सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 है डेविड रिकार्डियो's लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू asserts that the relative price of commodities is determined by the। देखिए डेविड रिकार्डियो की जो लेबर थ्योरी है वैल्यू की, वो क्या कहती है कि जो रिलेटिव प्राइस है कमोडिटीज़ का वो कैसे निकाला जाएगा? तो वो सिंपली निकाला जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ लेबर टाइम रिक्वायर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर देयर प्रोडक्शन, की जो टोटल अमाउंट ऑफ लेबर टाइम है वो कितना लग रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर प्रोडक्शन। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर द रिकार्डियन स्टेडी स्टेट स्टेशनरी स्टेट मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ इवेंचुअली स्टॉप्स बिकॉज प्रॉफिट आर स्क्वीज डाउन टू ज़ीरो बाय। देखिए रिकार्डियन स्टेडी स्टेट और जो स्टेशनरी स्टेट मॉडल है, ठीक है ना, उसमें क्या कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा ज़ीरो तक। कब ज़ीरो तक आ जाएगा? राइजिंग रेट एंड सब्सिस्टेंस वेज ड्राइवन बाय फूड कॉस्ट। क्यों आ जाएगा? कि जो रेंट है राइजिंग रेंट होगा, रेंट राइज करेगा, और सब्सिस्टेंस वेजेस जो हैं वो फूड कॉस्ट की जितने बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, मतलब कि वेजेस भी वैसे ही जो हैं फूड कॉस्ट की हिसाब से, मतलब जो वेजेस हैं वो देनी पड़ जाएंगी, तो इस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है ना, वो स्टॉप हो जाएगी और जो प्रॉफिट है वो स्क्वीज डाउन टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये वो क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि जैसे लेस फर्टाइल लैंड जो है यूज़ होगी, जो फूड प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो वर्कर हैं उनको तो पे करना ही है उनकी नॉमिनल वेजेस ताकि वो सरवाइव कर सकें, और जो नॉमिनल वेजेस सिर्फ सरवाइव करने के लिए दी जाती हैं उसी को सब्सिस्टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो टर्म है ना सब्सिस्टेंस, उसका ये मतलब है वैसी नॉमिनल वेजेस जो कि सरवाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस वजह से जो कॉस्ट है कैपिटलिस्ट की वो बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, और जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्यूरेटली डिपिक्ट्स द रिकार्डियन रेंट on a given plot of land where y is the output of that land and ym is the output of the marginal land using the same input। देखिए इस स्टेटमेंट को अच्छी तरीके पढ़िए और अच्छी तरीके एक बार पढ़ो। अब देखो कि इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो रिकार्डियन रेंट जो है एक गिवन प्लॉट के लिए सही होगी, और वो कौन सी होगी? तो वो सिंपली होगी कि रेंट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई एम। राइट आंसर सी आएगा। अब क्यों आएगा? तो इसका हम पहले क्या पढ़ते हैं, नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए इसमें यह आएगा कि जो डिफरेंशियल रेंट है वो सिंपली सरप्लस आउटपुट होता है जो कि एक सुपीरियर प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो जनरेट करता है। ठीक है ना, और
ठीक है ना, अपनी बेस लाइन से वो क्या करेगा, सुपीरियर जो लैंड है वो आउटपुट जो है जनरेट करेगा। अब जो नो रेंट मार्जिनल लैंड होती है जिसे हम YM कहते हैं, वो आइडेंटिकल एप्लीकेशंस को यूज़ करने के बाद भी, लेबर और कैपिटल यूज़ करने के बाद भी, क्या वो इस हिसाब से जो है आउटपुट जनरेट करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसी वजह से जो रेंट होगा वो वाई, यानी कि वो जो सुपीरियर लैंड है उसका रेंट, ठीक है ना, उसका आउटपुट, मतलब रेंट तो नहीं, आउटपुट, वाई का आउटपुट माइनस YM जो मार्जिनल लैंड है उसका आउटपुट, उसको हम माइनस करेंगे तो हमें जो है फिर रेंट मिलेगा। ठीक है, समझ आई आपको? उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। और इसमें सिंपल सी बात है कि वाई का मतलब है वैसी लैंड जो कि सुपीरियर है, जिसका आउटपुट जो है हाई है। YM ऐसी लैंड है जो नो लैंड नहीं, लो लेंट रेंट है, रेंट जिसका कम है, जिसे हम मार्जिनल रेंट कहते हैं। ठीक है ना, अब हमें अगर आइडेंटिकल, हम अगर उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं, कैपिटल और लेबर लगा रहे हैं, तो रेंट कैसे निकलेगा? सिंपली वाई माइनस YM। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट वाज डेविड रिकार्डियो स्टांस ऑन द ब्रिटिश कॉर्न लॉ? कि डेविड रिकार्डियो का क्या स्टांस था ब्रिटिश कॉर्न लॉ के ऊपर। ठीक है ना, तो वो सिंपली उसका क्या स्टांस था? ही अपोज्ड देम बिकॉज टैरिफ्स ऑन ग्रेन इम्पोर्ट राइज्ड रेंट एंड लोवर्ड इंडस्ट्रियल प्रॉफिट। उसने जो है ब्रिटिश कॉर्न लॉ को अपोज किया था। क्यों? क्योंकि वो ये कहता था कि जो टैरिफ्स हैं ग्रेन के ऊपर, जो हम ग्रेन इंपोर्ट करें उसके ऊपर जो टैरिफ्स आप ज़्यादा लगा रहे हो, जिससे कि रेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ रहा है, और जो इंडस्ट्रियल प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डेविड रिकार्डियो ने कहा जो कॉर्न लॉ है, जिसने जो है चीप फॉरेन ग्रेन को ब्लॉक कर दिया है, जिससे ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया है कि वो जो पुअर डोमेस्टिक सॉइल हैं उन पर भी कॉर्न को क्या करें, कल्टीवेट करिए, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जो रेंट और फूड प्राइसेस हैं दोनों क्या बोलते हैं, बढ़ चुके हैं, और जो कैपिटलिस्ट हैं उनका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है। ओके, ठीक है ना, तो सिंपली वो ये कहता था। तो क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इन द रिकार्डियन थ्योरी रिफर्स टू। देखिए, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का क्या मतलब था? उसका सिंपली मतलब था ब्रिंगिंग न्यू प्रोग्रेसिवली लेस फर्टाइल प्लॉट ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। इसका मतलब था कि न्यू ऐसे लैंड जिस पर अभी कल्टीवेशन नहीं हुई, वो जो प्रोग्रेसिवली लेस फर्टाइल हैं, ठीक है ना, वो लेस फर्टाइल प्लॉट है, उनको भी कल्टीवेशन के अंडर लाना। समझ आई? तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन ये होता है। ठीक है ना, अब राइट आंसर तो इसका बी है, लेकिन हम थोड़ी सी टर्म्स और जानेंगे। देखिए, इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब था, क्या होता है इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब? कि ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट सेम प्लॉट पर लगाना। ठीक है ना, अगर आप पहले एक प्लॉट पर 10 बंदे लगा रहे हो, उसी पर 15 लगा दो। ठीक है ना, उसको कहते हैं इंटेंसिव। लेकिन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब है कि अब आपने क्या करना है, ब्रॉडन करना है अपने मतलब लैंड को। पहले आप एक फर्टाइल लैंड थी जिस पर आप 10 से 15 बंदे लगा रहे थे, अब एक और अलग लैंड है जो कि उतनी फर्टाइल नहीं है, लेकिन आप अब वो 5 जो बंदे हैं जो आप उधर एक्स्ट्रा लगा रहे थे, क्योंकि उधर 10 की ज़रूरत है, उधर 10 ही रहने दो, तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा लैंड मतलब लेबर है उसको आप उस लेस फर्टाइल लैंड पर लगाओ, और उससे जो है आप जो है प्रोडक्शन को करने की कोशिश करो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इन रिकार्डियोज थ्योरी इकोनॉमिक रेंट डज नॉट एंटर इनटू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दिस मीन्स रेंट इज। देखिए, रिकार्डियो की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक रेंट है वो वैसे प्राइस में कमोडिटी में नहीं आता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सिंपली रेंट जो है वो प्राइस डिटरमाइंड है, वो प्राइस डिटरमाइंड है। मतलब कि प्राइस डिटरमाइंड का मतलब है कि प्राइस के हिसाब से रेंट होगा। समझ आई? अच्छा, इसका क्या मतलब है, अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, देखिए, मार्जिनल लैंड जो है वो कोई रेंट नहीं देती।
और जो मार्केट प्राइस होगा एग्रीकल्चर गुड का वो तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अकॉर्डिंगली सेट होगा, ठीक है ना, उस मार्जिनल लैंड में। तो इसका मतलब जो है रेंट होगा सुपीरियर लैंड में वो हाई प्राइसेस से होगा, ठीक है ना। जो रेंट होगा सुपीरियर लैंड में वो तो कॉन्सिक्वेंस होगा ना हाई प्राइस का, क्योंकि हाई प्राइस की वजह से रेंट जो है वो हाई हुआ है। तो वो सिंपली कहता था कि प्राइस की वजह से रेंट होता है। अगर प्राइस हाई है तो रेंट भी हाई होगा, अगर प्राइस लो है तो रेंट भी लो होगा। तो सिंपली वो ये कहता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इन अ रिकॉर्डियन ट्रेड मॉडल इज अ स्ट्रेट लाइन इट सिग्निफाइज। देखिए पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है ना, अगर रिकॉर्डियन ट्रेड मॉडल में स्ट्रेट लाइन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, देखिए इसको ना डायरेक्टली याद कर लो इन चीज़ों को। अगर लॉजिक नहीं भी समझ आता इस चीज़ को भाई डायरेक्टली रट लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो द नेचुरल प्राइस ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाय। देखिए रिकार्डो के अकॉर्डिंग जो नेचुरल प्राइस है लेबर का उसको हम किससे डिटरमाइंड करेंगे, ठीक है ना, नेचुरल प्राइस ऑफ लेबर को तो किससे करेंगे, तो द प्राइस ऑफ नेसेसिटीज रिक्वायर्ड टू अनेबल लेबरर्स टू सब्सिस्ट एंड परपिक्वेट देयर रेस। सिंपल सी बात है कि प्राइस ऑफ लेबर किससे होगा कि वैसा प्राइस जो कि नेसेसिटीज़ जो है उनकी पूरी कर सके। सब्सिस्टेंट का मतलब था ना कि जस्ट वो मतलब अपने सर्वाइवर को पूरा कर सकें, सर्वाइव कर सकें और अपनी रेस को जो है आगे बढ़ा सकें। तो नेचुरल प्राइस ऑफ लेबर ये होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और इसको एक और छोटी सी चीज़ को याद रखना कि इसको आयरन लॉ ऑफ वेजिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयरन लॉ ऑफ वेजिस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन और लिमिटेशन टू द रिकार्डियन लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दैट रिकार्डो हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड। देखिए ऐसे कौन सी एक्सेप्शन या फिर लिमिटेशन है रिकॉर्डिंग लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की जिसको रिकॉर्डियो ने खुद भी माना कि भाई हाँ ये एक लिमिटेशन है। तो ए है, गुड्स हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड सोली बाय स्कैर्सिटी लाइक रेयर पेंटिंग और कॉइन्स। तो ये एक एक्सेप्शन है रिकॉर्डियन रेंट थ्योरी की, तो बिल्कुल ये एक एक्सेप्शन है। वेरिएशन इन द कैपिटल टू लेबर रेशियो अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वेरिएशन जो कि कैपिटल टू लेबर रेशियोज होती हैं अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो इसको भी माना है कि भाई ये भी एक लिमिटेशन है। डिफरेंस इन द टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग गुड्स टू मार्केट, मतलब कि डिफरेंस टाइम में जो कि गुड्स को मार्केट में लाने में लगता है, तो इसको भी माना है। तो बिल्कुल सर इसको भी माना जाता है लिमिटेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन द रिकॉर्डियन सिस्टम द शेयर्स ऑफ नेशनल इनकम गोइंग टू वेजेस प्रॉफिट्स एंड रेंट्स चेंज ओवर टाइम एज सोसाइटी प्रोग्रेस, द शेयर गोइंग टू। देखिए रिकॉर्डियन सिस्टम में जो शेयर है नेशनल इनकम का जो कि वेजेस के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, रेंट के ऊपर चार्ज किया जाता है ओवर टाइम, तो जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी जो शेयर है वो क्या होगा, तो देखिए रेंट बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा। तो ये याद रखना, रेंट बढ़ेगा और प्रॉफिट जो है डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना, रेंट बढ़ेगा और प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न एग्रीकल्चर, ठीक है ना, आपको इतना तो पता है ना, ऊपर पता है ना कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो लैंड ऑनर्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे अपना शेयर ऑफ टोटल इनकम एज रेंट, ठीक है ना, उनका जो टोटल इनकम एज रेंट है वो बढ़ेगा। लेकिन जो कैपिटलिस्ट है वो सफ़र करेंगे क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है
वो कम हो जाएगा हायर नॉमिनल सब्सटेंस वेजेस की वजह से, क्योंकि अब उनको हायर नॉमिनल वेजेस देनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो उनका कैपिटल है वो कम हो जाएगा, इसलिए रेंट तो बढ़ेगा लेकिन जो प्रॉफिट है वो कम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर द अजम्पशन ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट हैपन्स टू द रियल वेज ऑफ वर्कर इन द लॉन्ग रन। देखिए, अगर हम जो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशंस की बात करें, तो जो रियल वेज है वर्कर की वो लॉन्ग रन में उस पर क्या असर पड़ेगा, तो वो क्या होगा, इट रिमेन कांस्टेंट एट द सब्सटेंस लेवल। तो वो कांस्टेंट रहेगी सब्सटेंस लेवल के ऊपर। सब्सटेंस लेवल हमने पता ना क्या किया, ऐसी नॉमिनल वेज जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस है, और वो जो है क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी सब्सटेंस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ टू कंट्रीज हैव आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कास्ट रेशियोज फॉर टू प्रोडक्ट्स देन अकॉर्डिंग टू द रिकार्डियन मॉडल। अगर दो कंट्रीज हैं जिनका आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटी कास्ट रेशियो है दो प्रोडक्ट्स के लिए, तो फिर क्या होगा अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन मॉडल, तो क्या होगा, नो गेनफुल इंटरनेशनल ट्रेड कैन टेक प्लेस बिटवीन देम। कोई भी गेनफुल इंटरनेशनल ट्रेड उन दो कंट्रीज के बीच में नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आएगा सी, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसको हम जल्दी जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, व्हेन एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स लाइक बेटर फर्टिलाइजर और सुपीरियर सीड्स आर इंट्रोड्यूस अक्रॉस ऑल लैंड्स। देखिए, अगर क्या होगा कि एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट्स होंगी, जैसे बेटर फर्टिलाइजर्स और सुपीरियर सीड्स जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे हर लैंड के ऊपर, तो फिर क्या होगा, तो जो है प्रेशर जो होगा लेस फर्टाइल लैंड के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि एलिमिनेट कर देगा या फिर रिड्यूस कर देगा रेंट को सुपीरियर प्लॉट के ऊपर। समझ आई? इसका क्या मतलब है, एक बार फिर इस स्टेटमेंट को पढ़िए, ठीक है ना। मैं ये द प्रेशर ऑन लेस फर्टाइल लैंड ईजीज, जो प्रेशर है लेस फर्टाइल लैंड के ऊपर वो ईज यानी कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि रिड्यूस या फिर एलिमिनेट कर देगा रेंट को सुपीरियर लैंड के ऊपर, क्योंकि अब बेटर फर्टिलाइजर और सुपीरियर सीड आ गए हैं। अब जो मार्जिनल लैंड है या नो लैंड रेंट है, अब वो भी आउटपुट देगी, जिसकी वजह से जो सुपीरियर प्लॉट्स थे उनसे जो रेंट मिल रहा था वो या तो कम हो जाएगा या फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो मतलब ये वो कहता था रिकार्डियो। ओके, तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन अ सिनेरियो वेयर कंट्री एक्स रिक्वायर 5 hours of labor for 1 unit of cloth and 10 hours for 1 unit of iron, the opportunity cost of 1 unit of iron in terms of cloth is। देखिए, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात, कि अगर एक कंट्री है, कंट्री एक्स, उसको 5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं उसको? 5 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट ऑफ क्लॉथ के लिए, और उसको 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, उसको 10 घंटे लग रहे हैं एक यूनिट ऑफ आयरन के लिए। अब हमें बताना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ आयरन। एक यूनिट ऑफ आयरन अगर वो बना रही है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 2 यूनिट्स ऑफ आयरन, क्योंकि अगर आयरन को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं, एक यूनिट ऑफ आयरन को बनाने में 10 घंटे लग रहे हैं और क्लॉथ को बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो अगर हम आयरन को ना बनाएं और सिर्फ क्लॉथ को बनाएं तो हम 10 घंटे में 2 क्लॉथ बना सकते हैं। तो इसलिए 2 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। समझ आई आपको? उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, डेविड रिकार्डियो अज्यूम्स दैट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में टेम्परेरी डिविएट फ्रॉम इट्स नेचुरल प्राइस ड्यू टू। तो डेविड रिकार्डियो क्या कहता है, अज्यूम करता है कि जो मार्केट प्राइस है एक कमोडिटी का वो टेम्परेरी डेविएट हो सकता है अपनी नेचुरल प्राइस से। किसकी वजह से?
शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती हैं मार्केट में डिमांड और सप्लाई में, उसकी वजह से जो है वो अपने नेचुरल प्राइस से डेविएट हो सकते हैं टेम्परेरी। तो राइट आंसर आएगा बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट राइज्ड बाय लेटर इकोनॉमिस्ट्स लाइक कैरी एंड रॉसकोचर इज दैट। तो एक मेजर क्रिटिसिज्म जो कि रिकार्डियन थ्योरी के ऊपर राइज सवाल उठाए गए बाद के जो इकोनॉमिस्ट थे जैसे कैरी और रॉसकोचर, वो क्या थे? तो सिंपली थे, कल्टीवेशन डज नॉट हिस्टोरिकली फॉलो द ऑर्डर ऑफ बेस्ट लैंड फर्स्ट टू वर्स्ट लैंड लास्ट। तो उन्होंने सिंपली कहा कि हिस्टोरिकली ये नहीं था कि जो एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है कि जो बेस्ट लैंड है, फर्टाइल लैंड है, उसी को पहले कल्टीवेट किया जाएगा और जो नॉन फर्टाइल लैंड है या वर्स्ट लैंड है उसको लास्ट में फर्टाइल किया जाएगा, मतलब कल्टीवेट किया जाएगा। तो ऐसा फॉलो नहीं होता था। तो जिसके पास जो लैंड है वो उसी को फर्टाइल करेगा, ठीक है ना, मतलब सॉरी फर्टाइल नहीं करेगा, कल्टीवेट करेगा, ठीक है ना। तो सिंपली ये क्रिटिसिज्म जो है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को फेस करना पड़ा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैचेस रिकार्डियोज व्यूज ऑन कैपिटल, ठीक है ना। तो रिकार्डियो के व्यू के ऊपर रिकार्डियो के कैपिटल के ऊपर क्या व्यूज़ थे, ठीक है ना। तो कौन सी स्टेटमेंट बताती है? तो सीधे आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर आएगा कैपिटल इज़ एक्यूमुलेटेड और स्टोर्ड अप लेबर। इसका क्या मतलब है हम वो भी जानेंगे। पहले आप स्टेटमेंट को फिर से एक बार पढ़िए कि कैपिटल इज़ एक्यूमुलेटेड और स्टोर्ड अप लेबर। इसका मतलब है कि रिकार्डियो क्या कहता था कि देखिए, रिकार्डियो सिंपली ऐसा कहता था कि जो टूल्स हैं, मशीनरीज हैं या फिर प्लांट एसेट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या हैं? वो स्टोर्ड अप लेबर हैं, क्योंकि ह्यूमन एफर्ट जो हैं रिक्वायर होते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है ना। प्रीवियस पीरियड में जो है जो ह्यूमन एफर्ट्स थे वो ही बनाते हैं इन सब चीज़ों को, इसीलिए क्या है, कैपिटल जो है वो अकुमुलेटेड या फिर स्टोर्ड अप लेबर ही है, क्योंकि लेबर ही हैं जो कि बाकी टूल्स को, मशीनरीज को या प्लांट एसेट्स को बनाते हैं। तो सिंपली वो ये कहता था। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ द मार्जिनल लैंड व्हेन पॉपुलेशन फॉल्स सिग्निफिकेंटली। देखिए क्या होगा पोजीशन, मतलब सिंपल सी बात है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो मार्जिनल लैंड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सिंपल होगा, इट अपग्रेड्स टू मोर फर्टाइल सॉइल कॉजिंग टोटल रेंट ऑन सुपीरियर लैंड टू फॉल। अब सिंपली इसका क्या मतलब है कि जो अगर पॉपुलेशन जो है वो फॉल हो जाएगी सिग्निफिकेंटली, तो वो क्या करेगा, वो इट अपग्रेड्स टू मोर फर्टाइल लैंड, तो वो अपग्रेड करेंगे मोर फर्टाइल सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टोटल रेंट है सुपीरियर लैंड के ऊपर वो फॉल हो जाएगा। अब ऐसे आपको शायद समझ आया कि नहीं आया। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, फिर शायद आपको ज़्यादा अच्छी तरीके समझ आ पाए, ठीक है। तो सिंपली ये क्या कहता है, देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि अ स्मॉलर पॉपुलेशन मीन लेस फूड डिमांड। अगर किसी एरिया की स्मॉलर पॉपुलेशन है तो इसका मतलब होगा कि जो फूड डिमांड है वो भी कम होगी और सोसाइटी जो है वो वर्स्ट क्वालिटी फील्ड है उसको अबेंडन कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रॉपर वो कल्टीवेट करें, क्योंकि नीड ही स्मॉल नीड जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में है, जो कि सुपीरियर लैंड जितना वो आउटपुट जनरेट कर रहा है उससे पूरी हो रही है। अब जो न्यू बेस लाइन मार्जिनल लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो विच श्रिंक्स द डिफरेंशियल गैप एंड लोअर रेंट ऑन प्रीमियम लैंड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिफरेंशियल गैप है वो कम हो रहा है और जो प्रीमियम लैंड है या सुपीरियर लैंड है उसके ऊपर जो है लैंड रो कम हो रहा है। सिंपल आई। तो ये है, समझ आई, आपको समझ आ गई। एक बार एक इस जो है ना स्टेटमेंट को फिर से 2-4 बार इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो वीडियो को पॉज करके,
फिर आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर अभी तक नहीं आई। हालांकि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो वीडियो को पॉज करके खुद एक दो बात पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द टर्म रिगार्डियन वाइज यूज्ड बाय मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रिफर टू द टेंडेंसी टू। देखिए जो टर्म है रिगार्डियन वाइज जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है बेस स्वीपिंग प्रैक्टिकल पॉलिसी कंक्लूजन्स ऑन हाईली रिस्ट्रिक्टिव एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल अजम्पशंस, ठीक है ना। तो क्या है? बेस स्वैपिंग प्रैक्टिकल पॉलिसी कंक्लूजन्स ऑन हाईली रिस्ट्रिक्टिव एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल अजम्पशंस। तो सिंपली इनका ये मतलब है, ठीक है ना। अब इसकी भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके ये जो है समझ आ जाए कि इसका मतलब क्या था। देखिए रिसर्चर्स ने क्या कहा कि उन्होंने सिंपली किया कि दिस फ्री क्रिटिक रिकॉर्ड योर स्टाइल ऑफ यूजिंग सिंप्लीफाइड रिजिड मॉडल टू प्रपोज स्वैपिंग पॉलिसी चेंजेस फॉर कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे रिकॉर्डियो को कि उसका जो ये मॉडल है, उसने जो मॉडल है बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड रिजिड मॉडल को फॉलो किया है जो कि रियल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ कंपेटिटिव नहीं है। सिंपल सी मतलब ये है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द रिकार्डियन मॉडल इंटरनेशनल ट्रेड विल चेंज अ कंट्रीज इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय बेनिफिटिंग। तो रिकार्डियन मॉडल क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो चेंज करेगा कंट्री का इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय बेनिफिटिंग। किसको बेनिफिट करके? द ऑनर्स ऑफ द कंट्रीज रिलेटिवली अबंडेंट और स्पेशलाइज्ड फैक्टर यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। कि जो ऑनर्स कंट्री के जो ऑनर हैं जो कि रिलेटिविटी अबंडेंट और स्पेशलाइज्ड फैक्टर हैं, जो कि अबंडेंट का मतलब होता है जो सफिशिएंट हो, काफ़ी हो, अविडेंट और जो स्पेशलाइज्ड फैक्टर हैं जो कि वो यूज़ कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को करने के लिए, मतलब वैसे प्रोडक्शन में जो वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको ये बेनिफिट करेगा। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डियो द सिचुएशनल एडवांटेज ऑफ लैंड एग्जाम्पल क्लोजनेस टू अ मेजर मार्केट टाउन और पोर्ट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ। देखिए रिकॉर्डियो के हिसाब से जो सिचुएशनल एडवांटेज ऑफ लैंड है, जैसे कि अगर कोई लैंड है वो मार्केट टाउन के पास है या पोर्ट के पास है, तो वो किस चीज़ का सोर्स जो है वो एक्ट करती है? तो वो एक्ट करती है डिफरेंशियल रेंट का, डिफरेंशियल रेंट का, ठीक है ना। किसका एक्ट करती है? डिफरेंशियल रेंट का, ठीक है। अब डिफरेंशियल रेंट जो होता है ना वो सिर्फ सॉइल क्वालिटी के ऊपर नहीं होता। जैसे कि अगर एक प्लॉट है लैंड का जो कि एक मार्केट टाउन के पास है, उसके पास एक सिचुएशनल एडवांटेज है, क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है लेकिन वो 50 माइल दूर है, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से जो एक लैंड है ये उसको उतना बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर जो 50 माइल से फर्टाइल जो आउटपुट जो है मार्केट टाउन में लाया जाएगा, जो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी वो ये बचा रहा है, तो उतना ही उसको नुकसान हो रहा है और उतना ही इसको ये फ़ायदा हो रहा है। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशियल रेंट, ठीक है ना। डिफरेंशियल रेंट का मतलब होता है अलग अलग रेंट, एक जगह अलग रेंट मिल रहा है, एक जगह अलग रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, if the market price of corn sides below the cost of production on the poorest available land, what is the outcome in the Ricardian framework? देखिए अगर कोई एक ऐसी सिंपल सी बात है, अगर मार्केट प्राइस है कॉर्न का वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी कम जा रहा है, मतलब कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना आपको कॉर्न को प्रोड्यूस करने में पैसा लग रहा है उसका प्राइस उससे भी नीचे जा रहा है, ठीक है ना। और कौन से? एक प्यूरेस्ट अवेलेबल लैंड के ऊपर। तो जो आउटकम क्या होगा रिकॉर्डियन फ्रेमवर्क में? तो ये होगा कि दैट पुअर लैंड विल बी थ्रोन आउट ऑफ कल्टीवेशन अनटिल सप्लाई श्रिंक एंड प्राइसेस रिकवर। कि वो जो पुअर लैंड है उसको उसके ऊपर कल्टीवेशन बंद कर दी जाएगी
तब तक जब तक कि सप्लाई कम ना हो जाए और जो प्राइस हैं वो रिकवर ना हो जाए, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 30 MCQs किए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। अगर आपको वीडियो ये बेनिफिशियल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय।